आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। हाँ, मैंने हमेशा कहा और इस बात को हमेशा डंके की चोट पर कहा कि पटना में ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम नहीं है। जब भी बारिश होगी, और पटना की भौगोलिक आकृति भी वैसी ही है, औसत किस्म की है, सबको पता है, ब्यूरोक्रेट्स को पता है, जो पॉलिटिशियन है उनको पता है। जल जमाव, यहाँ कुछ जो निचले इलाके हैं उसमें जल जमाव होगा ही होगा। पटना नगर निगम की या पूरे प्रशासन की आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी उस पानी को पंप आउट कर देते हैं। इस बात को समझने वाले उस समय भी सरकार में दो ही लोग थे, एक मैं था और एक हमारे पूर्व प्रधान सचिव थे, जिनका वहां से स्थानांतरण कर दिया गया, पता नहीं क्यों उनकी वो जिम्मेदारी तय की गई। मेरा अपना अनुभव है कि पिछले 10 साल में मैं मैक्सिमम टाइम नगर विकास विभाग में रहा हूँ और वो सबसे, मुझे लगता है, सबसे समझ बूझ वाले प्रधान सचिव थे। भले मेरा उनसे कोई जमता नहीं था और उनकी भी मुझसे बहुत शिकायतें थी, लेकिन इस बात को मैं एक्नॉलेज करूंगा कि उनको, क्योंकि वो पीआरडीए के पूर्व चेयरमैन भी रहे थे, तो उनको जानकारी थी नालों की क्या स्थिति है। और मुझे लगता है नालों का सबसे अधिक जानकारी आज भी उन्हीं के पास, इसमें कहने में मुझे कोई दो राय नहीं। तो ये एक विज्ञान है, पानी जमा होता है, वो एक विज्ञान है कि पानी कैसे निकलेगा। आपके सभी पंप हाउस जो है वो चलते रहने चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3 पंप हाउस हैं, सैदपुर के, योगीपुर के और पहाड़ी के। ये तीनों अगर इन टेंडम चलेंगे, जब पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, पानी जमेगा, वो पंप आउट हो जाएगा। इस तीनों में से अगर कोई भी पंप हाउस अगर फेल होगा तो हमेशा वो जल जमाव की स्थिति होगी। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है उस दिन भी यही स्थिति हुई थी। बहुत सीधा सा विज्ञान है। हम लोग भी जब पटना नगर निगम में थे, पटना नगर निगम आयुक्त थे, एक इंजीनियर्स की और पंप चालकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें रात में जूनियर इंजीनियर्स की ड्यूटी लगी हुई रहती है। उसी आदेश के हिसाब से जब भी बारिश होने लगी, अब आपको वहाँ से डेटा प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, ये एक बड़ा ट्रिकी चीज़ है कि अगर आपको पटना नगर निगम में काम करना है तो आपको एक ऐसा म्यूनिसिपल कमिश्नर चाहिए जो रात भर जगे, कम से कम बारिश के महीने में तो वो रात भर जगे, ताकि जिस समय बारिश होती है वो चेक कर सके कि वहाँ वाटर लेवल क्या है। और यही उस समय, हम लोग के समय में यही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो मिल जाता है। सैदपुर में वाटर लेवल 15 के मार्क को जैसे ही क्रॉस करे, आप शर्ट पैंट पहनिए, गाड़ी उठाइए और वहाँ जाइए। क्यों जाना पड़ता है वहाँ? इसलिए जाना पड़ता है कि वहाँ 4 पंप हैं, डीजल वाले पंप हैं और इलेक्ट्रिक वाले पंप हैं। डीजल को बचाने के लिए लोग जो है, डीजल चोरी का चक्कर है, डीजल को बचाने के लिए पंप चलाते नहीं है, पानी निकलता नहीं। उस दिन भी यही घटना हुई होगी या यही दुर्घटना हुई होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बहुत सारे हमारे साथियों ने मुझे बताया भी है कि उस दिन पंप हाउस में भी पानी घुस गया, उन्होंने पंप चलाया नहीं होगा। एक बार पंप हाउस में पानी घुस गया तो उसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भी आप कर सकते थे, वो मैं बताता हूँ कैसे। जब मैं पटना नगर निगम में नगर आयुक्त था तो मैंने 6 फ्लड डिवाटरिंग पंप खरीदे थे। वो फ्लड डिवाटरिंग पंप जो केरला में फ्लड के टाइम पे भी फ्लड को निकालने के काम आया था, और मुंबई में जिसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी क्षमता 1 घंटे में 1 मिलियन क्यूसेक वाटर को निकालने की है, और जिसका मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ है, अभी हमारे साथियों ने बताया कि इस मानसून में उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है और इसलिए इस बार जल जमाव की स्थिति नहीं हुई है। लेकिन अभी भी उन तीनों पंप हाउस में से अगर किसी में समस्या आएगी तो जल जमाव होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा श्री कृष्णापुरी और राजवंशी नगर में जल जमाव की स्थिति होती है। हमारा घर ही डूब गया था, मैं भी 7 दिनों तक रहा, मेरे पूरे घर में 3 फुट तक पानी था। वहाँ भी वही स्थिति है। मोहनपुर पंप का अपग्रेडेशन होना है, जो आज तक अपग्रेडेशन हुआ नहीं सरकारी चक्कर में। और अगर आप मोहनपुर पंप और श्री कृष्णापुरी का जो पंप है वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर मोहनपुर पंप चलेगा तो राजवंशी नगर में पानी नहीं रहेगा, लेकिन श्री कृष्णापुरी डूबने लगेगा। श्री कृष्णापुरी को अगर आप बचाएंगे तो फिर राजवंशी नगर डूबेगा। ये सब इंटरकनेक्टेड स्थिति है। उसमें जो समस्या क्रिएट होती है वो उसके लिए पूरी तरीके से बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं और केंद्र सरकार के विभाग हैं, उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। और यह बात पटना नगर निगम में काम करने वाले सभी लोगों को पता है। दिक्कत क्या है कि पटना नगर निगम की कोई हैसियत नहीं। दूसरे राज्यों में, किसी भी राज्य में चले जाए, विदेश की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लंदन के मेयर या शंघाई के मेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी ताकत, जिनका पावर वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बराबर है। पटना नगर निगम में और दूसरे राज्यों में भी, चाहे इंदौर के हो या अहमदाबाद के हो या सूरत के हो या मुंबई के हो, वहाँ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो ऑटोनॉमी मिली हुई है, जो स्वायत्ता मिली हुई है, वो आपके यहाँ है ही नहीं। आपने उनको एक टोकन बना कर रखा हुआ है। एक 2007 में
एक एक्ट बनाया गया, बिहार म्युनिसिपल एक्ट, पुराने सभी पीआरडीए के एक्ट को, पटना म्युनिसिपल एक्ट को रिपील करते हुए, वो भी उसमें भी बहुत तकनीकी लोचा है क्योंकि उसमें बहुत सारे अप्रूवल्स नहीं लिए गए थे, शायद प्रेसिडेंट का एसेंट लिया जाना था। एक एक्ट बनाया गया, ये दुनिया का सबसे अवैज्ञानिक और सबसे सड़ा हुआ है। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें एक प्रोवाइजो नहीं है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो इंटरवीन कर सकती है या आपकी किसी भी पावर को सीज कर सकती है। बट बिहार में जितने भी म्यूनिसिपैलिटी हैं उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई सारी अकाउंटेबिलिटी उनकी है, सारे अकाउंटेबिलिटी उनके पार्षदों की है, मेयर की है, वहाँ के कर्मचारियों की है, लेकिन बिना सरकार की अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा सरकार समझती है। हालांकि एक्ट में ऐसे बहुत सारे पावर है कि बिना सरकार से पूछे बहुत काम कर सकते हैं, और मैंने अपने 1 साल के कार्यकाल में वही किया जिसमें सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रक्रिया है कि यहाँ पर आपको कलम कॉपी भी खरीदना है, नाला भी खोदना है, या गाड़ी भी खरीदनी है, या मॉल भी बनाना है, या बिल्डिंग बनानी है, तो हर चीज़ का प्रेजेंटेशन जो है आपको ऊपर में देना पड़ता है। वो मुझे नहीं पता है कि क्यों देना पड़ता है, लेकिन देना पड़ता है। इस एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो सारा काम मैंने जून 2018 से लेकर अगस्त 2019 तक मैंने पटना नगर निगम में जो कार्य किया उसको मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी हमारे 2 माननीय पार्षद भी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको यही बोल रहा था, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने उनको यहाँ आमंत्रित किया था कि मैं गिना नहीं पाऊंगा कि कितने काम है। मैं जो पूछना पड़ा कि भाई इस परियोजना का क्या हुआ, उस परियोजना का क्या हुआ। कुछ पटना नगर निगम में आज तक का इतिहास रहा है कि कोई काम नहीं होता है, कोई भी ऑफिसर वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि वहां अंजाम क्या होता है। लेकिन आप लोगों को मैं पृष्ठभूमि दे दूं कि 2016 में मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के लिए गया था। 2016 में मुझे नौकरी छोड़ देनी थी, मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाई करने के लिए गया। 2017 में मैं वापस आया, मेरे पास फिर से नौकरी छोड़ने का विकल्प था। मुझे कहा गया कि भाई आप कोई और कॉरपोरेशन ले लीजिए, कोई और डिपार्टमेंट में भी आप काम कीजिए। मैंने पटना नगर निगम को चुना। मैंने अनुरोध किया कि मुझे पटना नगर निगम में कार्य करने का अवसर दिया जाए। मुझसे 4 बार पूछवाया गया कि भाई, क्योंकि पटना नगर निगम जो है वो पटना नरक निगम है, सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री को भी पता है, कोई पटना नगर निगम में पोस्टिंग नहीं चाहता है। लेकिन मुझे पटना नगर निगम जाना था, और उसका कारण भी बिल्कुल व्यक्तिगत है। मैं 25 साल से शहर को जानता हूँ, पटना कॉलेज में मेरी 5 साल तक पढ़ाई हुई है, और मैं इस बात को वो करता हूँ कि पटना शहर ने मुझे बनाया, और मैं दुनिया के किसी भी कोने में इस अफसोस के साथ नहीं मरना चाहता था कि मैंने अपने शहर के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मैं कुछ कर सकता, और मैंने किया। उसका मैंने यही कहा कि हाँ मुझे वही जाना है, क्योंकि इतना तो तय है कि मैं शहर में झाड़ू तो लगवा ही सकता। पटना शहर का इतिहास रहा है ना कि झाड़ू भी नहीं लगता। एक कहावत यहाँ चलता था, अभी भी चलता होगा, कि कचरे का अंबार लगा हुआ है। आज के दिन मुझे नहीं पता, मुझे सड़क पे तो पहले तो मुख्य सड़कों पर भी कचरे का अंबार होता था, आज मुख्य सड़कों पे मैं नहीं देखता हूँ। अब तो यहाँ इंपोर्टेड स्वीपिंग मशीन भी चलती है, शायद उसके लिए भी मुझ पर कुछ कार्रवाई चल रही होगी। तो आज के दिन कचरे का अंबार इसलिए नहीं है क्योंकि 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही पटना नगर निगम की एक परियोजना का उद्घाटन किया था, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य था। आज तक के इतिहास में 15 साल, 30 साल, 50 साल के इतिहास में पटना नगर निगम में, पटना शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य नहीं हुआ। 9 वार्ड में एक एजेंसी आई थी, A to Z उसका नाम था, उसी को बहुत दिनों तक ढोल पीटा गया कि उसने न्यू कैपिटल एरिया में, जो पॉश एरिया है, उसी के 9 वार्ड में उसका कचरा प्रबंधन का काम होता था। पहली बार ऐसा पटना नगर निगम के इतिहास में हुआ, और आज भी वो चल रही है। आज भले गाड़ियाँ खराब हो गई हो, कोई मेंटेनेंस होगा नहीं, पैसे वैसे देते नहीं होंगे, 1-2 साल में वो भी बंद ही हो जाएगा, होता है। अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो बीच में किसी ने इंटरवीन नहीं किया। 75 वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू हुआ, और बहुत शानदार तरीके से चला। आज पटना नगर निगम के पास जो संसाधन है वो उसमें भारत के किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ज़्यादा उसके पास संसाधन है। मैंने 6 फ्लड डिवॉटरिंग पंप के बारे में बताया, जो कि पूरे भारत में 2-3 म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास ही होगी, जिसका नाम मैंने बता दिया। 6 सुपर सकर मशीन है जिससे नालों की सफाई होती है। एक आरोप, दूसरा आरोप वही है कि नालों की सफाई नहीं होती। ये भी एक मुहावरा है, आप लोगों को भी मुहावरा सिखा दिया गया कि नाले की सफाई नहीं होती। अरे नाला रहेगा तब तो सफाई होगी, जितने नाले हैं उतनी सफाई होती है।
बाकी पटना में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। 1934 का ड्रेनेज सिस्टम है, अंग्रेजों के जमाना का। उसके बाद से ड्रेनेज सिस्टम, वो सीवरेज सिस्टम है, वो भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हाँ, ये भी मजेदार बात है। 90% ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन फेल कर जाएंगे इस टेस्ट पे अगर वो आप पूछ देंगे ड्रेनेज और सीवरेज में क्या अंतर है। पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। मंत्रियों से पूछ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए, कोई अगर उसका टेक्निकल मीनिंग बता दे कि दोनों में अंतर क्या है। और पटना शहर का ड्रेनेज और सीवरेज का इतिहास क्या है। पटना शहर में आज तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पुराने मौर्यन काल से, मुगल पीरियड से नालों की व्यवस्था रही है। 9 बड़े नाले हैं, बाकी छोटे छोटे नाले हैं। उन सब पर डोर टू डोर ड्रेनेज का जो सिस्टम होना चाहिए, जिसको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो सिस्टम होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं। और उसके लिए भी कम लोगों को ज्ञात होगा, आप लोग खोजते नहीं है इंफॉर्मेशन को, उसके लिए भी लगभग 8 से 10 हजार करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाकर मुझे कहा गया। मुझे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ने कहा था, काफी उत्साहित थे। और मेरा यह प्रस्ताव था कि पटना शहर को अगर दुरुस्त करना है, इंक्लूडिंग सफाई एक्सेट्रा सभी कुछ, तो आपको पूरे सड़क और नालों के जाल को फिर से ठीक करना पड़ेगा। सही में स्मार्ट बनाना है तो, कहानी के लिए नहीं, स्मार्ट सिटी पे मैं आऊँगा बात। सही में स्मार्ट बनाना है तो सभी सड़कों को और सभी नालों को जोड़ना पड़ेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे उत्साहित किया, इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने वो प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट अभी भी फाइलों में पड़ा हुआ होगा, उसको भी खोज लीजिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा, उन्होंने भी बाद में मेरे लिए बहुत सारे शुभ वचन कहे थे। उन्होंने भी कहा था कि अनुपम जी 2 महीने में बना दीजिए ड्रेनेज का डीपीआर। 2 महीने में पता नहीं कौन सा ड्रेनेज का डीपीआर बनेगा, बट हाँ, हमने लगभग 5-6 महीने में वो डीपीआर बना दिया था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना दिया था। ड्रेनेज का भी, सड़कों का भी, वो भी जो प्रोजेक्ट था वो भी अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री तक गया और वो अप्रूव नहीं। क्यों अप्रूव नहीं हुआ? तो फंड नहीं है, ये नहीं है, शहरों के लिए पैसा नहीं है। उस सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। गाँव के लिए पैसा है, शहरों में पैसा नहीं, शहरों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है वो आप लोग अपना विषय जान सकते हैं। ये सरकार से पैसे की आवश्यकता भी नहीं है। यही बात मैं ये 1.5 साल में कहते कहते थक गया। अगर पटना नगर निगम को आप स्वायत्तता देंगे सही मायने में, तो वो आपको सरकार से पैसे की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन बशर्ते कि आप काम करने दें वहां। पूरा मेरा जो 1.5 साल का वहाँ कार्यकाल रहा, वो उसी संघर्ष का गवाह है। आप एक एक फाइल निकाल करके चेक कर सकते हैं। जितने ज्यादा चिट्ठियां मैंने सरकार को लिखी होंगी, शायद ही किसी नगर आयुक्त ने आज तक सरकार को लिखी होगी। और उससे बहुत लोगों को बहुत दुख हुआ, चाहे वो नगर विकास विभाग हो या